नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रसोई घर में रखी हुई वो लाल रंग की टंकी जो मिनटों में खाना पका देती है, उसके अंदर आखिर क्या है? उसे एलपीजी गैस क्यों कहते हैं और ये किन गैसों का मिश्रण है? आज की इस वीडियो में हम इसी नीली आग और लाल टंकी के पीछे का विज्ञान जानेंगे। और इस चैप्टर से प्रत्येक साल कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव ज़रूर रहता है, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इनसे पहले मैं रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। आज उसका सेकेंड टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण का। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, भोजन का पचना। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, गेहूँ, ब्रेड इत्यादि खाने पीने का सामान होते हैं, जो पाचन के दौरान ग्लूकोज बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके CO2, पानी और ऊर्जा बनाता है, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है और हमें एक बल मिलता है इस धरती पर चलने और घूमने और इत्यादि काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भोजन का दुर्गंधित होना। आप जानते हैं कि ताज़े भोजन के गंध और स्वाद अति प्रिय होते हैं। यही भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है। इसे बासी भोजन कहा जाता है। इसके गंध और स्वाद अप्रिय लगने लगते हैं। ताज़ा भोजन अधिक प्रिय होता है और बासी भोजन अप्रिय और गंध और दुर्गंध दोनों देता है। इसलिए भोजन को बनाने के बाद उसको ढक के और अच्छे सेफ जगह में रखें ताकि वह ऑक्सीकृत ना हो। दहन की क्रिया। दैनिक जीवन में उदाहरण जैसे हमारे दैनिक जीवन में दहन क्रिया के कई उदाहरण जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, एलपीजी आदि। इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण की अत्यंत जरूरी होता है। बिना ऑक्सीकरण का ये जल ही नहीं सकता। जैसे लकड़ी का जलना, बिना ऑक्सीजन का लकड़ी जल ही नहीं सकता है। अंगीठी या कोयला इत्यादि किसी भी चीज़ का जलना, एलपीजी गैस का जलना, स्टोव का जलना, सब बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो जलेगा। बिना ऑक्सीजन का वह जल ही नहीं सकता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दहन और ज्वाला। इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ही रहेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। नंबर 1, दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होना दहन कहलाता है। आप किसी पदार्थ को जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे बल्ब हो, उसको आप जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलता है। उसे हम दहन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन और कार्बन को जलाएंगे तो CO2 मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा। दूसरा उदाहरण, वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिल गए। उसे हम दहन की प्रक्रिया कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन की क्रिया के निम्नलिखित 3 शर्त होते हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगर आपको किसी पदार्थ को जलाना है तो वह दहनशील होना अत्यंत जरूरी है। आप दहनशील पदार्थ केरोसिन तेल, सूखी लकड़ी, एलपीजी इत्यादि को दहनशील पदार्थ करते हैं। अगर ईंटा, गिट्टी, बालू, पत्थर ये सब अदहनशील पदार्थ है क्योंकि यह जल नहीं सकता। ये अदहनशील पदार्थ है। दहन के पोषक तत्व। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ का जलना असंभव है, इसलिए ऑक्सीजन का होना अत्यंत जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती यहाँ जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती को हम एक कांच की पारदर्शी ढक्कन से ढक दिए। ढकने के बाद यहाँ जल रहा है, ढकने के बाद देखते हैं कि यह बंद हो गया, इसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। इसलिए किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। अगला, ज्वलन ताप की प्राप्ति। किसी पदार्थ को जलाने से पहले वह सूखी होनी चाहिए, उसमें जलने की क्षमता होनी चाहिए। बिना सूखी, जैसा पुआल को जलाइएगा तो अगर वह कच्चा रहेगा तो वह नहीं जलेगा। आपको सूखी लकड़ी होनी चाहिए, अगर लकड़ी सूखी नहीं है तो वह नहीं जलेगा।
इसलिए किसी पदार्थ को जलाने से पहले उसको सुखाना और ज्वलनशील बनाना अत्यंत जरूरी है। तो दहनशील पदार्थ का कुल विवरण, इसलिए इसको हम डीप नॉलेज में बता रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि यदि बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने का प्रयास किया जाए, यह जल नहीं पाएगा क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ है। पेट्रोल, स्प्रीट, कागज, पुआल, केरोसिन आदि को जलाने से वो आसानी से जल उठते हैं क्योंकि ये दहनशील पदार्थ है। जैसे देखिए ईंटा, बालू, गिट्टी, शीशा इत्यादि को अगर आप जलाइएगा तो यह नहीं जलेगा क्योंकि अदहनशील पदार्थ है। अतः किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब वह दहनशील हो। जैसे सूखी लकड़ी, सूखा पुआल, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस इत्यादि। दहन के लिए आवश्यक शर्त में 2 नंबर, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। कमरे में यदि मोमबत्ती को जला हुआ छोड़ दिया जाए, कमरे में यदि मोमबत्ती को जलाया हुआ छोड़ दिया जाए तो वह जलती रहती है, किंतु शीशे के एक बंद बर्तन में ढक देने पर वह थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। जैसे यह बुझ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ढकने पर उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वह बंद हो गया। इसलिए किसी पदार्थ को जलाने से पहले उसका पोषक तत्व होना अत्यंत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का किसी पदार्थ का जलना असंभव है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तापमान पर जलते हैं। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ऐसा विशिष्ट ताप होता है जिस पर वह पदार्थ जलना शुरू करता है। उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे सूखी पत्ती, अगर वह सूखा हुआ है तो तुरंत जल जाएगा, अगर कच्चा है तो नहीं जलेगा। पेट्रोल कम ज्वलनशील ताप होता है, वह तुरंत जल जाता है। अगर लकड़ी का टुकड़ा सूखा हुआ नहीं है, जलने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए किसी पदार्थ को जलाने से पहले उसको अधिक ज्वलनशील बनाना होगा, तब जाके वह जलेगा। ज्वाला किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है ज्वाला। सभी दहनशील पदार्थ जो भी दहन होता है सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर रहा है। लालटेन में ज्वाला है। केरोसिन तेल का ये लालटेन है जो कि पहले ज़माने में चलता था, यह जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। किसी ठोस या द्रव ईंधन को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। जब गर्म किए जाते हैं तो वो वाष्प बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर केरोसिन तेल को जलाने के बाद वह हमको प्रकाश दिया और ऊष्मा दिया, और उसका जो है केरोसिन तेल वाष्प बन के हवा में उड़ गया। किसी भी पदार्थ के जलने पर जो लौ उत्पन्न होता है उसे हम ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती ज्वाला के कौन कौन से भाग होते हैं? मोमबत्ती ज्वाला के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक केंद्रीय भाग होते हैं जिसको हम सेंटर में देख पाते हैं। देखिए यहाँ सेंटर, ये जो नीला कलर का है इसको हम बोलते हैं केंद्रीय मंडल। उसके बाद प्रकाशमान मंडल, यह जो पूर्ण रूप से दहन है, ये जो सबसे गर्म भाग होता है उसका होता है प्रकाशमान मंडल। उसके बाद प्रकाशहीन, जो प्रकाश देता ही नहीं, इसे पीला कलर का, ये पीला कलर का है प्रकाशमान मंडल। ये रोशनी नहीं देता है, रोशनी आपको देगा सबसे गर्म वाला भाग जो पूर्ण दहन होता है, यानी साइड वाला जो दिखाई देता है। ये केंद्रीय मंडल क्या है? यह नीला होता है। जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाने पर तीली में आग नहीं लगेगी, यानी तीली नहीं जलेगी। दूसरा प्रकाशमान मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, यानी पूर्ण दहन नहीं होता, यह अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का तापमान मृदुल रहता है। तीसरा प्रकाशहीन मंडल, इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। लास्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस। एलपीजी क्या है और इसका अवयव कौन सा है, यह कैसे काम करता है और इस पर खाना कैसे बन जाता है, सारा टॉपिक इस आपको एक पेज में छिपा हुआ है।
एलपीजी क्या है? एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो आप कहिएगा एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। एलपीजी गैस को उत्तम ईंधन माना जाता है क्योंकि यह दहन में पूर्ण दहन होता है इसका, यह किसी भी खाना को बहुत जल्दी पका देता है।